हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स की क्लासेस के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत अपन कूलम के नियम को समझ चुके हैं, गाउस के नियम को कल मैंने समझा दिया था, विद्युत फ्लक्स को अपन समझ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है वो है कि ये जो गाउस के नियम है, इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस, इनके यूज़ क्या है, इनको कैसे यूज़ करना है और किस किस प्रकार की आकृतियों के जो है अपन विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं गाउस के नियम से। गाउस का नियम बेसिकली कहता क्या है? तो गाउस का नियम यही कहता है कि भाई आपके पास में अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज अगर टोटल कितना हो Q, तो आप यहाँ से जो फ्लक्स की मात्रा कहोगे वो फ्लक्स कितना कह दोगे? वो फ्लक्स कह दोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह दोगे। यही चीज़ जो है अपने को किसने बताई थी? आपको गाउस ने बताई थी। ठीक है। इसके अलावा अपन कल जो है गाउस के नियम से एक अनंत रेखीय आवेश अगर होता है तो उस अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना डेवलप होता है, तो वो कल बता दिया था लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जहाँ पर लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व, जो कि होता है चार्ज कितना है बटे उसकी लंबाई कितनी है, और आर क्या होता है? कितनी दूरी पर वो बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ तक की चीज़ें अपन कर चुके थे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था। अब मैं आज भी इस सेशन को अपन एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर इनफाइनाइट रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर कितने इनफाइनाइट रेखीय आवेश के चारों ओर एक चक्कर लगा रहा है। अब यदि वो रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इन्वर्स है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पहले बात ये समझने वाली है कि वो वर्ताकार पथ पर घूम रहा है ना। वर्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसका मतलब कि आपको पता होगा किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ में घूमने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और वो अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसका मान होता है mv² अपॉन में r। ये अपन ने पढ़ रखा है पहले। ठीक है, 11वीं क्लास में आपने ही पढ़ा होगा चीज़ें वर्ताकार गति के बारे में। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय जो बल होता है mv² अपॉन r, ये और जो अपना यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल उत्पन्न होगा जिसका मान होगा F बराबर QE, ये मैं आपको बता चुका था, है ना। F बराबर QE होता है, ये चीज़ अपन पहले समझ चुके हैं। तो इस बल और जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी आपके कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पर घूम सकती है। ठीक है, तो पहले अपन इस F की वैल्यू निकालें तो Q का मान कितना है? तो Q का मान तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि E, और E का मान आ जाएगा क्या? देखो क्या बोला है, अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो अब मैंने आपको बोला था कि आप क्या करें, जब कैलकुलेशन आसान करनी है तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा 2e लैम्डा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये बात आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, F बराबर आ गया 2e लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और
वृत्ताकार गति के लिए एक अभिकेंद्रीय बल होता है जो होता है m, तो m अपना है किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, तो m(e)v²/r, और ये बराबर हो जाएगा जो ये बल है इसके, तो यहाँ रखेंगे 2e λ डिवाइड बाय 4πε0r। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, काटापीटी मचा देंगे, तो काटापीटी मचाने के लिए क्या करेंगे, काट देंगे जो जो कॉमन आ रहा है उनको। तो जैसे देखो ये r से r उड़ गया, ठीक है, इसके अलावा कुछ और उड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं उड़ेगा, बस r ही उड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा v² बराबर 2e की वैल्यू कितनी है, आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा लेमडा, यानी कि आवेश घनत्व कितना है 10⁻⁻6 डिवाइड बाय हो जाएगा, ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ये भी इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और me नीचे आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू 10⁻31। अब कर देंगे इसको सॉल्व, तो ये देखो 9 से 9 उड़ गया, ठीक है। अब जो आया है तो v² बराबर 1.6 का डबल कितना होता है 3.2, ठीक है। तो 2 इंटू, पहले बचा है उसको लिख लो एक बार, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में जाने वाला है, तो हमें थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। 10⁻⁻6, 10⁻9 और 10⁻31, ठीक है। अब देखिए 9 और 31 कितने होते हैं 40, तो ये हो जाएगा 10⁻40 और ये हो जाएगा 10⁻−25, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−25 और प्लस 40, यानी कि प्लस के 15, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 10⁻15 है, इसमें से एक 10 इसको दे देते हैं 16 को, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 10⁻14, ये बन जाएगा, और ये v बराबर क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। अब देखिए 16 का वैल्यू बाहर आएगा 4 इंटू 10⁻14 का हो जाएगा 10⁻7 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो √2 को √2 ही रहने दो, ठीक है। अगर सॉल्व करना है तो आप 1.41 भी रख सकते हो और मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास में आ जाएगा 4√2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और यही अपना आंसर है। समझ में आ गई बात? तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, किसमें, इस इनफाइनाइट यानी अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना है 10⁻⁻6, इलेक्ट्रॉन के वेग का मान कितना है अपने को निकालना था। तो अपन क्या करेंगे कि एक तो जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न होगा वो, और आप पता है कि भाई एक वर्ताकार गति के लिए हमें अभिकेंद्रीय बल की भी आवश्यकता होती है, तो वो अभिकेंद्रीय बल और जो हमारे विद्युत क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर जो बल उत्पन्न होगा वो दोनों जब बराबर होंगे तो ही आपके जो है वो कोई भी कण वर्ताकार गति कर सकता है, ठीक है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो दोनों जब इक्वल होते हैं तब ही आपका कोई भी जो आवेश है या कोई भी वस्तु है वो वर्ताकार गति कर सकती है। इसलिए मैंने क्या करा, अभिकेंद्रीय बल mv²/r और यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण बल F को इक्वल कर दिया, और जैसे इक्वल करा अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन करके आ रहे हैं मतलब आपको फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छी समझ है, और आप जो है एक फिजिक्स के अंदर लगभग 30 से 35 40 को जितने भी आ रहे हैं आपके 35 के क्वेश्चन तक आते हैं, तो वो लगभग सभी सही होने के चांसेस है अगर इस लेवल के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपके पास में अगर अपरिमित समरूप आवेशित
अचालक, ठीक है। अचालक का मतलब वही है क्या, नॉन कंडक्टर, ठीक। चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट, क्या है कि अपरिमित रूप से अपने पास में, ये देखो ये सीट है, ये इनफाइनाइट तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, इनफाइनाइट तक फैली हुई है, अनंत रेखीय है ये। तो अपरिमित है लेकिन समान रूप से इसके ऊपर आवेश वितरित है, और ये है क्या, नॉन कंडक्टिंग है, एनसी सीट है, ठीक है, एनसीएस है, नॉन कंडक्टिंग सीट है। तो इस नॉन कंडक्टिंग सीट जिसका आकार क्या है, अपरिमित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो इसकी वजह से ये आपको बता दूं पहले ही कि इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, क्योंकि ये एकदम परत जैसा है। क्योंकि अगर इसकी कोई मोटाई हुई थोड़ी बहुत भी तो आपका विद्युत क्षेत्र अलग हो जाएगा, इसलिए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अपरिमित रूप से समरूप रूप से आवेशित एक अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वो हो जाता है आपको याद रखना है, कितना हो जाता है दोस्तों, अरे कितना हो जाता है भाई, कितना हो जाएगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा है क्या बेसिकली, तो सिग्मा होता है कि टोटल आवेश कितना है और उस वस्तु का एरिया कितना है, यानी आवेश का अंदर जब भाग दिया जाता है उसके क्षेत्रफल का, तब अपने पास क्या निकल कर आता है, अपने पास आता है सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। पीछे अपन ने क्या पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, उसमें क्या कर रहे थे, चार्ज में लाइन यानी लंबाई का भाग दे रहे थे। यहाँ पर है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठ का भाग देंगे यानी क्षेत्रफल का भाग देना है। अभी आगे अपन एक और पढ़ेंगे, रो यानी होता है आपका क्या, अरे रो यानी कि आपका वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों अलग अलग होती है, याद रखना, एक को लैम्डा से लीनियर को, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो एक अपरिमित रूप से समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अगर इसकी थोड़ी भी मोटाई हुई तो इसका चेंज होगा, वो भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक। ग्राफ क्या बनेगा, तो भाई देखो जब आर के साथ में बनाएंगे तो सीधा सीधा बनेगा कांस्टेंट, क्योंकि आर चेंज होता रहे, यहाँ पर कि कहीं पर भी आर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिग्मा चेंज हो रहा है तो वो लीनियरली हो जाएगा। तो पहला ग्राफ ये याद रखना है, दूसरा ग्राफ ये याद रखना है आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। अरे एक मिनट, ये तो आगे आ गया, अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। चलिए तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये कि एक अनंत यानी इनफाइनाइट, में ऐसे लिख रहा हूं, इनफाइनाइट विस्तार की अचालक परत, एक इनफाइनाइट विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलम आवेश है, ठीक है। एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलम आवेश है। तो परत के निकट
वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट यानी कि अनंत विस्तार की अचालक परत है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है वो अनंत विस्तार तक, लेकिन अपन एक पर्टिकुलर छोटे से भाग की इन्होंने बात कही है कि भाई 1 सेंटीमीटर ही लेना है। मान लो ये इतनी बड़ी कोई अचालक परत है, लेकिन ये कह रहा है कि केवल इस वाले भाग की बात करो, इस वाले भाग की, तो इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। ठीक है, और इसके ऊपर आवेश कितना है, आवेश है 17.70 माइक्रो कूलम। तो ये कह रहा है कि इसके पास में मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको पीछे बताया कि अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब बताइए सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज यानी Q बटे एरिया। ठीक है, चार्ज कितना है 17.70 माइक्रो कूलम यानी कि 17.70 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यही होगा भाई। 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 17.70 गुणा 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट अपने को पता ही है 8.85, याद रखना ही है, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, नैनो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता है। अब E की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अपन क्या कर देंगे, अरे भाई क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करनी है बस। देखो 17.70 इंटू 10⁻², ठीक है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। यहाँ पर आप देखोगे तो 8.85 का डबल होता है 1770, तो ये सब कुछ कट गया, जो बचा है वो केवल और केवल क्या बचा 10⁻10 न्यूटन कूलम इनवर्स, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एक अनंत विस्तार की अचालक परत है जिसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आवेश है 17.70 माइक्रोकूलम। तो उस वजह से उस परत के पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा देंगे, और जिसमें सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन में A, वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू निकल करके अपने पास में आ जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये दूसरा अनुप्रयोग था किसका, गाउस के नियम का। तीसरी आकृति के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी आकृति अपने पास आ जाती है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि समरूप रूप से आवेशित है, समान रूप से, ठीक है, और अपरिमित ही है। लेकिन पीछे क्या था, अचालक परत थी, इस बार क्या है, चालक पट्टिका है। एक तो चालक अचालक का डिफरेंस आ गया, दूसरी चीज पहले क्या थी, वो केवल और केवल एक परत थी, सीट थी। अब की बार सीट नहीं है, इस बार क्या है, प्लेट है पूरी, और प्लेट की थिकनेस होती ही है। समझ में आ गई बात। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर प्लेट की थिकनेस होती है
तो देखो ये क्या है, कंडक्टर प्लेट है, Cp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडक्टर प्लेट। अब कंडक्टर प्लेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप से कुछ इसकी थिकनेस रही होगी। अरे भाई रही होगी ना। तो इस टाइप से अगर इसकी कोई थिकनेस रही है तो क्या होगा, उसकी वजह से कि इस परत का जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो ऐसे है, और एक परत के वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उस वाली जो अंदर वाली परत होगी थिकनेस के बीच में, तो दूसरी परत और आएगी, उसका भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल विद्युत क्षेत्र एक प्लेट के कारण कितना लगेगा, तो एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगेगा, क्योंकि प्लेट के अंदर दो अलग अलग परतें होती है और दोनों परतों का विद्युत क्षेत्र अलग अलग जोड़ देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ते ही क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। क्लियर है बात। तो एक सीट के कारण तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि प्लेट के ऊपर कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है। और सिग्मा बराबर होता है चार्ज Q बटे उसका एरिया S। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो पहला ग्राफ कैसा बनेगा, तो सीधी सी बात है, R कितना भी चेंज करते रहो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दूसरे ग्राफ में क्या है, सिग्मा के साथ है, तो सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना सिग्मा बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि भाई बराबर वाला है। ठीक है, ये सभी जगह पीछे जितने भी लीनियर चार्ज मतलब बताया ना मैंने कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सेंटर से पास हो रही है, वो सभी 45 डिग्री का ही कोण बनाती है, क्योंकि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सीधे सीधे से फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं पर क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि अपन करते हैं एक क्वेश्चन को और समझते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। लिखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपरिमित मतलब इनफाइनाइट चालक पट्टिका, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁶ कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर है। पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10⁻⁶ कूलम रखा जाता है। ठीक है, एक अपरिमित चालक पट्टिका के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 4 × 10⁻⁶ कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। पट्टिका के निकट एक आवेश है, -2 × 10⁻⁶ कूलम रखा गया। तो इस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि एक अपरिमित चालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 4 × 10⁻⁶। पट्टिका के निकट एक आवेश है, -2 × 10⁻⁶ कूलम। तो इस आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा, समझ में आ गई बात। तो आप लोग सभी जानते हो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश के ऊपर
जो बल लगता है वो कितना लगता है? तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है F बराबर QE, यही लगता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब F बराबर QE है, Q का मान तो अपने को दे रखा है, E का मान अपने को निकालना है। अब E बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। एक अपरिमित है, ठीक है, चालक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका है यानी प्लेट है, प्लेट का मैंने बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपने पास F बराबर क्या हो गया? Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब इनके मान पुट कर दो, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? Q का मान कितना है? -2 इंटू 10 की घात -6। सिग्मा का मान कितना होगा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, तो 4 इंटू 10 की घात -6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे से दिख रहा है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 हो जाएगा 10 की पावर -12, और नीचे वाले 10 की पावर -12 को उड़ा ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा? अच्छा, ये साइन का कोई लेना देना नहीं है, बस ये तो दिशा बताएगा कि विपरीत दिशा में लगता है, तो वो पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो आवेश नेगेटिव है, इसलिए बल ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव होता तो इस साइड लगता, तो ये ऐसे लग रहा होगा। अब ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 8.85। अब इसमें आप डिवाइड कर लेना, तो ये पॉइंट, तो ये 0 0, तो ये आ जाएगा 0.903, और बल की इकाई होती है न्यूटन, इसलिए न्यूटन लगा देंगे और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो एक अपरिमित चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व अपने को दे रखा था, उसके पास में एक आवेश लाया जाता है वो भी दे रखा था, तो आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा वो अपन ने निकाल लिया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी भी प्रकार का कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ करके आप सभी लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करवाना चाहता हूँ, इसलिए। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि सर क्या सोचेंगे या रिप्लाई नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, रिप्लाई होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप चाहे कहीं पर भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, आपका यूट्यूब के कम्युनिटी में, कमेंट में, जहाँ भी आपकी इच्छा करे, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपकी इच्छा करे, आप अपना जो भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर शेयर किया करें। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा मैं उसका रिप्लाई यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से, चाहे अपने डायरेक्ट पर्सनली से, कैसे भी करके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हम सभी लोगों ने दोस्तों ये क्वेश्चन समझ लिया है। अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट अपना आ जाता है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपके सामने आ जाता हूं। तो अब ये कह रहा है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब क्या होता है? स्पेरिकल सेल, रिंग टाइप का। ये जो हाथ में मेरे कड़ा है, ये आई थिंक आप सभी देख पा रहे होंगे, ये कड़ा जो है ना मेरे हाथ में, ये कड़ा देख रहे हैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह हाथ में जो ऐसे पहन रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो कड़ा है, ये कड़ा एक गोलीय कोश है। ये क्या है? एक सेल है, गोलीय कोश है ना। तो इसके कारण अगर ऐसा अपने पास में पूरा इसके ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर आवेश हो, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो? आवेश हो चारों तरफ, तो इस गोलीय कोश के कारण और इसके जो ऊपर आवेश आया उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न होगा, उस विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग अपन निकालेंगे। एक बार इस गोले के अंदर, एक बार गोले के ऊपर, और एक बार इस गोलीय कोश के बाहर। ठीक है भाई, एक बिंदु तो इसके अंदर लेंगे, ये जो अंदर वाली बाउंड्री है इसके अंदर अंदर। ठीक है, एक लेंगे इसके ऊपर जस्ट इसकी सरफेस पर, और एक लेंगे सरफेस के बाहर। 3 बिंदु अलग अलग अपन लेंगे और इस गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। समझ में आ गई बात?
चलिए, तो अब आपको ये गोलीय कोष तो समझ में आ गया, दिख गया गोलीय कोष। अब इसके विद्युत क्षेत्र का मान जो जो होता है वो याद रखना है, ठीक है, याद रख लोगे ना, वेरी गुड। चलिए तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं, गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश होता नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश होगा क्या, नहीं होता, इसलिए अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा जीरो। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ जीरो होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि जब आपके त्रिज्या से कम दूरी पर आप लेंगे किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र तो वो जीरो आएगा, क्योंकि त्रिज्या के कम लेने का मतलब त्रिज्या के अंदर आ गया, अंदर आ गया यानी बिंदु अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। दूसरा बिंदु आ जाता है, अगर आप उसकी सरफेस पर ही चले जाएं, यानी कि त्रिज्या और जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं दोनों की दूरी बराबर हो जाए, तो तब विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तब विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी जस्ट पीछे भी बताया है, किसी और का भी विद्युत क्षेत्र है, किसका, तो आपके चालक पट्टिका का यानी कि कंडक्टिंग प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और एक गोलीय कोष के कारण उसी की सरफेस के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और एक बिंदु आ जाएगा जो बिल्कुल ही ऐसे बाहर हो जाए, अगर रिंग से बाहर की तरफ कोई बिंदु है, यानी कि आपके बिंदु की दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है, तब विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो तब विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब है किस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हो। सिग्मा बराबर आपको पता ही है क्या हो जाता है, टोटल आवेश कितना है Q और 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक गोलीय कोष है, और गोलीय कोष का जो आपके क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो कि सर ये तो आपने रिंग ली है, गोलीय कोष का मतलब, अरे गोलीय कोष का मतलब आप गुब्बारे टाइप का भी समझ सकते हो, ये तो इसलिए दिखाया कि इस टाइप, अब इसके चारों तरफ ऐसे पैक कर दो मान लो तो गोलीय कोष बन जाएगा ना, ये कि ये रिंग नहीं लेनी है, ठीक है, गोलीय कोष पूरा बन जाएगा। गुब्बारा आप ले सकते हो, तो गुब्बारे के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो, गुब्बारे के सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और गुब्बारे से बाहर की तरफ किसी भी बिंदु पर आपसे जब विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब है उसकी त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब है जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी दूरी कितनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अब अपन आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट अपने इसका जो है ग्राफ आ जाता है। किसका है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ है गोलीय कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका ये ग्राफ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब अंदर की तरफ बिंदु है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, यानी कि ये मान लो यहाँ पर मैंने त्रिज्या ली है, तो इस त्रिज्या से कम वाले सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, ये पहला केस। फिर जैसे ही हम सरफेस पर आए, एग्जैक्ट उसी की मतलब पृष्ठ पर आ गए, वस्तु के त्रिज्या के बराबर ही दूरी पर आ गए, तो आपका विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक हो जाएगा। कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इस त्रिज्या से आगे बढ़े गए तो आगे जैसे जितना 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 आगे जाते जाओगे आपका विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या से आगे बढ़ते ही आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये है अपना थर्ड केस, क्लियर है। पहला केस क्या है, आर के अंदर अंदर जीरो, एग्जैक्ट आर पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आर से ज़्यादा आगे जाने पर, त्रिज्या से बाहर निकलने पर आपका विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। ये बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, मैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को लग रहा हो कि सर इतना ज़्यादा पूछेंगे क्या। दोस्तों डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या चीज़ है, कहाँ लेवल तक पेपर जा रहा है, ये कब समझ में आता है जब पेपर देते हैं। उससे पहले यही लगता है अरे यार ये तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं होंगे क्वेश्चन। लेवल अपना जब अपर होगा, पेपर के लेवल से अपन ज़्यादा ऊपर का पढ़ के गए हैं, तभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन हिलेंगे, अदरवाइज आपको ना नहीं याद आ सकती है। तो आपको लगातार ये ग्राफ वगैरह जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ बनाते रहना है और प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।